राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आप पिछली क्लास में प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने बताया था मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में विभेद किस तरीके से किया जाता है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या क्या हैं। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के संवैधानिक उपबंधों के साथ साथ हम जानेंगे कि कौन कौन से मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए दिए गए हैं। मूल कर्तव्यों के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि जब मूल संविधान जो था, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं किए गए थे। इन्हें बाद में शामिल किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे तो उनकी संख्या थी 10 और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, ये कई बार पूछा गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की सूची में किस जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वो ये था कि कोई भी अभिभावक है, कोई भी माता पिता हैं और उनके बच्चे की एज है 6 से 14 साल के बीच में, तो वह उसके शिक्षा के अधिकार को छीन नहीं सकते। उनका कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष के आयु को वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करें, उन्हें जो है समुचित शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये हो गया एक इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज। अब बात करते हैं बिल्कुल 1 बाय 1 पॉइंट के द्वारा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपबंधों की बात करें, मूल कर्तव्यों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। अगर स्रोत की बात करें, इसकी सोर्स की बात करें कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से शामिल किए गए, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, तो ये पूर्व सोवियत संघ, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था और वर्तमान में जिसे रूस कहा जाता है, तो रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था कांग्रेस सरकार थी उस समय, और कांग्रेस सरकार ने 1976 में जो है स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। 1975 में आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, जिसकी अवधि 1975 से लेकर 77 के बीच में रही। और इसी अवधि में, इसी समयांतराल में जो है गवर्नमेंट ने कहा कि स्वर्ण सिंह समिति जो बनाई गई है, इसका कार्य है कि ये मौलिक कर्तव्य एवं उनकी आवश्यकता से संबंधित संस्तुति देगी। मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए जाने की बात चल रही थी, तो इसको कार्य दिया गया था कि मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाए कि कौन कौन से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए जाने चाहिए और उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनकी आवश्यकताएं क्या हैं भारत के लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, उसके संबंधित जो संस्तुति देनी थी वो स्वर्ण सिंह समिति को ही देनी थी। तो इसी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसके अंदर केवल एक ही आर्टिकल था 51 क, और इस 51 क में 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और इस भाग 4 क के अंतर्गत एक अनुच्छेद था 51 क, और इसी 51 क अनुच्छेद में 10 मूल कर्तव्यों की सूची को सम्मिलित किया गया। 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान स्थिति में भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये प्रश्न अक्सर कर पूछा जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब यहाँ से प्रश्न एक और उठता है जो मैंने अभी बताया आपको कि 11वें मूल कर्तव्य में कौन से प्रावधान शामिल किए गए। 11वां मूल कर्तव्य क्या कहता है? तो 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि कोई भी अभिभावक या कोई भी माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष के
जो आयु का उनका बच्चा है उसको क्या करेंगे, शिक्षा का अधिकार प्रदान कर देंगे, उसके शिक्षा के अधिकार को छीन नहीं सकते। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भुखमरी, गरीबी जैसी स्थितियाँ पाई जाती हैं, गरीबी जैसी, पॉवर्टी जैसी स्थितियाँ जहाँ पे देखने को मिलती हैं, वहाँ पे जो अभिभावक होते हैं मजबूरी वश क्या करते हैं, अपने बच्चों को काम पे लगा देते हैं, उन्हें शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो है स्टेट ने ये जो है फॉलो कर दिया, मौलिक कर्तव्य में ये चीज़ दी गई कि 11वें मूल कर्तव्य में ये चीज़ दी गई कि कोई भी अभिभावक चाहे वो किसी भी स्थिति में है, वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कंपलसरी प्रदान करेगा। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी दे दी गई, उनका कर्तव्य बना दिया गया। अब प्रमुख बातों के बारे में जान लेते हैं, कुछ प्रमुख बातें कि जो मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, तो मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। आपने इससे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा। मैंने पिछली क्लास में आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना करके भी बताई, तो उसमें आपने देखा होगा कि मौलिक कर्तव्य जो हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देके आप समझिए कि मान लो कोई नागरिक है, कोई व्यक्ति है, और वो जो मौलिक कर्तव्य हमें भारतीय संविधान में दे रखे हैं 11 मौलिक कर्तव्य, उनमें से किसी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है। मान लीजिए कि इसमें जो मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, जैसे देश की रक्षा, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, या जितने भी मौलिक कर्तव्य 11 हमको दे रखे हैं इनमें से किसी का पालन नहीं करता है, तो उसकी उस बात को लेकर के न्यायालय की शरण में नहीं जाया सकता, या न्यायालय कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता कि उसको ज़बरदस्ती उस चीज़ को फॉलो करवाया जाए। समझ रहे हैं ना कि अगर कोई भी नागरिक 11 मौलिक कर्तव्यों में से किसी भी एक मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, और ज़्यादातर करते ही नहीं, आजकल कर कौन रहा है मौलिक कर्तव्यों का पालन, तो उसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो न्यायालय द्वारा कानून बनाकर ज़बरदस्ती उस व्यक्ति से उन मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करवाया जा सकता है। इसीलिए इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। और जब ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, हालांकि कर्तव्य तो दे दिए गए भारतीय संविधान में कि हमारे नागरिकों का कर्तव्य ये है, आपको ये कर्तव्यों का पालन करना ही करना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर्तव्यों का पालन ना करे वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है। तो इस संबंध में इन्हें कभी कभी निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। निरर्थक घोषणाएं क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं है। अगर व्यक्ति के मन में आएगा तो वो मौलिक कर्तव्यों का पालन करेगा, नहीं मन में आ रहा है तो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, और नहीं करने की परिस्थिति में भी न्यायालय द्वारा उसे ज़बरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इन्हें कभी कभी निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि आपने देखा होगा, मूवी देखने आप जाते होंगे, थिएटर वगैरह में गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले राष्ट्रगान बजता है, वहाँ पे राष्ट्रगान सुनाया जाता है, और उस राष्ट्रगान के सम्मान में जितने भी लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर खड़े होकर उस राष्ट्रगान का सम्मान करना अनिवार्य बना दिया गया नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के द्वारा। हालांकि बहुत से लोग जाते हैं वो केवल पॉपकॉर्न खाने में ही लगे रहते हैं, वो उन्हें खड़े होने से कोई मतलब नहीं है, देखते भी हैं राष्ट्रगान बज रहा होगा लेकिन वो अपनी मस्ती में है, ठीक है। लेकिन ये नियम बना दिया गया था कि जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, सार्वजनिक जो है सिनेमा हॉल हैं, वहाँ पे आप जाते हैं और कोई भी मूवी स्टार्ट होती है उससे पहले राष्ट्रगान बजना ही बजना है, अनिवार्य है, और उसका सम्मान करना भी प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है और करना भी चाहिए। तो राष्ट्रगान का प्रसारण को अनिवार्य बना दिया, और उसके साथ साथ राष्ट्रगान के समय, जिस समय राष्ट्रगान बज रहा होगा उस समय राष्ट्रध्वज का पर्दे पे होना भी अनिवार्य बना दिया गया, ठीक है। ये भी इसके संबंध में एक प्रमुख बात है, आदेश दिए। अब बात करते हैं वर्मा समिति के बारे में। आपने पढ़ा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए, और कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लेता है कि वर्मा समिति का संबंध किससे है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा है स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, वर्मा समिति के बारे में जानते होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं जानते होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो वर्मा समिति का संबंध भी मौलिक कर्तव्यों से है, लेकिन दोनों की जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने
मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी और इसने इसके दायरे को थोड़ा और बढ़ाया। वर्मा समिति जो आई थी 1999, इसने कुछ टिप्पणियां की थी कि कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की जाए। हालांकि जिन कानूनों के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ये कानून काफ़ी पहले आ चुके थे। वर्मा समिति का गठन 1999 में हुआ था, लेकिन एक तरह से इन कानूनों का लिंक बनाया था मौलिक कर्तव्यों से, ठीक है, कि ये इन कानूनों को मौलिक कर्तव्यों से जोड़ दिया जाए। मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए इन कानूनों के विषय में भी ध्यान रखा जाए। तो वो कौन कौन से कानून थे? पहला था राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। ये 1971 में आया था। इसका क्या कार्य था? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। राष्ट्र गौरव, भाई राष्ट्र का गौरव क्या है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, इन सभी का जो है हमें सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। लेकिन किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति ऐसा होता है राष्ट्रगान का, राष्ट्रध्वज का इनका अनादर करता है, तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं। तो वो आए थे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के द्वारा। दो था कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये आया था 1955 में। इसे भी जोड़ दिया गया किससे? मौलिक कर्तव्यों से। क्यों? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया था 1955 में आया था, लेकिन 1955 में इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम नहीं था। 1976 के बाद में इसका नाम जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम पड़ा। 1976 तक इसका नाम जो था वो क्या था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का नाम। तीसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी कि लोक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी प्रतिनिधि है हमारा, जैसे हम मत देते हैं, जैसे हम वोट देते हैं, और वो अपने वोट लेने के चक्कर में धर्म के आधार पर बांट रहा है, लोगों को पैसे के आधार पर बांट रहा है, और ऐसी कोई भी क्रियाकलाप कर रहा है, लोगों को बांटने का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए दंड के जो प्रावधान है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं। इसके साथ साथ चौथा जो अधिनियम है वो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जितने भी वन्य जीव हैं उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसके संबंध में एक अधिनियम भी बना दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर वन्य जीवों को क्षति पहुंचाता है, वन्य जीवों को हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए उसके बारे में दंड का प्रावधान किया जाए। ये आया था 1972 में। कभी कभी इन अधिनियमों के बारे में सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, कब लागू हुआ, यही चीज़ें पूछ लेते हैं, तो कभी कभी सीधे सीधे यहीं से ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं। एक है वन संरक्षण अधिनियम। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, यानी वन में निवास करने वाले जीवों का संरक्षण करना चाहिए हमें, ठीक है। और इसका कनेक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है कि प्राणी मात्र पर दया भाव रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो प्राणी मात्र में सारे प्राणी आ गए, जीव जंतु आ गए, पक्षी आ गए, सभी लोग आ गए। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ हमें सभी वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम में वनों का संरक्षण, वनों की जो अंधाधुंध कटाई है, अनावश्यक कटाई है, पेड़ों को काटना, ये सब बंद होना चाहिए, इनका संवर्धन करना चाहिए। हमें वन हमारे अत्यधिक भूभाग पर फैले हों, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमें वृक्ष लगाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वन संरक्षण अधिनियम में है। ये आया था 1980 में। तो जो वर्मा समिति थी उसने क्या किया, इन सभी चीज़ों पर टिप्पणी की, इनके बारे में जो है कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की, ठीक है। तो ये भी किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अब जान लेते हैं थोड़े कि हमारे मौलिक कर्तव्य हैं क्या। हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो हमारे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या क्या है कि हमारा पहला कर्तव्य है हमें संविधान का पालन करना चाहिए, अपने राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सभी चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जितने भी हमारे उच्च आदर्श हैं, जिन आदर्शों के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली, जिन आदर्शों का पालन करने से हमें स्वतंत्रता जो है प्राप्त हुई, उन आदर्शों को हमें अपने हृदय में संजोना चाहिए एवं उनका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। ऐसे कार्य ना करें जिससे भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता में बाधा पड़े, एकता प्रभावित हो, अखंडता से वो खंडित हो जाए। ऐसी चीज़ों के बारे में हमें जो है कार्यकलाप नहीं करने चाहिए। चौथा है देश की रक्षा करना एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करना। ये भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए,
हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। अगर ऐसी आवश्यकताएं भगवान न करे बीच में कहीं पड़ती हैं कि आह्वान कर दिया गया और देश पर सामूहिक रूप से संकट आ जाता है और वहाँ पर आह्वान किया जाता है भारत के नागरिकों से, भारत के लोगों से कि आओ सभी मिलकर देश की रक्षा करें, तो उस संबंध में हमें इस कार्य के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये भी हमारा कर्तव्य है। 5वां कर्तव्य है लोगों में समरसता एवं समान भाईचारे की भावना का विकास करना एवं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना। 5वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? लोगों में प्रेम भावना का विकास करो, आपस में भाईचारे की भावना का विकास करो और ऐसी प्रथाओं का हमें तुरंत अंत कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। यानी जो ऐसी प्रथाएं आज हमारे समाज में प्रचलित हैं, बहुत सी ऐसी प्रथाएं प्रचलित हैं, तो हमें ऐसी प्रथाओं को तुरंत त्याग देना चाहिए जो कि स्त्रियों के सम्मान में बाधक होती हैं। अगला मौलिक कर्तव्य है हमारी गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण। हमारी गौरवशाली संस्कृति, हमारी संस्कृति जो कि सबसे पुरानी संस्कृति मानी जाती है, हमें अपनी संस्कृति के आदर्शों को बनाए रखना है एवं अपनी संस्कृति का परिरक्षण करना है। हमें जो भी कार्य करने हैं, हमें जो भी क्रियाकलाप करने हैं, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर करने हैं। ठीक है। अगला है पर्यावरण का संरक्षण। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया है, पर्यावरण का संरक्षण करना। पर्यावरण के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, वन, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झरने, इन सभी का हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। संवर्धन, और हमें ऐसे भी प्रयास करने चाहिए कि इन चीज़ों की मात्रा को, वनों की मात्रा को, और नदी दूषित ना हो, वनों की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। पेड़ पौधे जो है और अच्छी तरह से हमें हमारे द्वारा लगाए जाएं, साथ साथ जो हमारी नदियां हैं उन्हें स्वच्छ एवं पवित्र रखा जाए, तो इनका संवर्धन हो गया। एवं पानी मात्र पर जो है दया का भाव रखना चाहिए। हमें सभी जीवों पर क्या करनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। ये हमारे सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। इसके साथ साथ हमें जो हमारे अंदर की जो भावना है, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, अपने अंदर वैज्ञानिक तरीके से सोचना चाहिए, मानववाद को बढ़ावा देना चाहिए एवं आपस में सुधार की भावना का जो है विकास करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों को गंदा नहीं करना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। तो सार्वजनिक संपत्ति क्या करनी चाहिए? हमें सुरक्षा करनी चाहिए एवं अपने मन के अंदर हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए, लड़ाई झगड़े वाली बातें हमें अपने अंदर नहीं सोचनी चाहिए, अहिंसा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। चाहे हम व्यक्तिगत रूप से कोई कार्य कर रहे हैं या किसी समूह में मिलकर के सामूहिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं, दोनों परिस्थितियों में हमें अपना कार्य इस तरीके से करना चाहिए, हमें इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त रहना चाहिए कि हम सभी क्षेत्रों में, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से कार्य कर रहे हों, चाहे हम सामूहिक रूप से कार्य कर रहे हों, दोनों कंडीशंस में हम जो है अपवार्ड हों, उत्कर्ष की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ें। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मूल कर्तव्य है वो है कि माता पिता या संरक्षक कोई भी हैं, उनका प्रथम कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। ये उनका जो है मूल कर्तव्य है कि कोई भी माता पिता या संरक्षक जिनके बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच में है, वो उसकी वह शिक्षा का जो है प्रबंध करें और उसके शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो आज जो है आपका जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, आज पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं इसमें से कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव्स नहीं बचा होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचा होगा जो जिससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएं। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर दूँ। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के उसके लिए क्वेरी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का जवाब दे दिया जाए और आपकी जो क्वेरी है उसको शांत कर दिया जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।